गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हम लोग जेनेटिक्स का एक क्लास लिए थे, हम लोग जेनेटिक्स के बारे में बात किए हुए थे। आज हम यहाँ पे सेकंड लेक्चर का स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स का। तो जैसे कल हमने क्लास ख़त्म किया था ग्रेगर जॉन मेंडल के टॉपिक के ऊपर, इनके बारे में हम बात करने वाले थे, तो यहीं पे कल हमने क्लास ख़त्म किया था। तो आज हम लोग अगला क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम थोड़ा बहुत मेंडल के बारे में बात करते हैं, उनके काम के बारे में बात करते हैं, उन्होंने क्या काम किया था, और फिर बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेंडल साहब 1822 में इनका बर्थ हुआ था, 1884 में इनका डेथ हुआ था। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने ही सबसे पहले ही क्वाइंड द टर्म फैक्टर्स, सबसे पहले फैक्टर टर्म इन्होंने ही दिया था। ही वॉज प्रीस्ट इन चर्च ब्रून सिटी में, ऑस्ट्रिया कंट्री है वहाँ पे ब्रून सिटी, वहाँ पे ये एक चर्च में प्रीस्ट थे। तो एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा और बात करेंगे। तो इन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ गार्डन पी या पाइसम सटाइवम के ही ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे प्लांट इन्होंने सेलेक्ट किए थे। तो इनके एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक तो प्लांट इन्होंने लिया था हायरेसियम। हायरेसियम जो होता है, ये हॉकवीड बोलते हैं इसको, ये एपोमिक्ट प्लांट है। एपोमिक्सिस आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। तो ये एपोमिक्ट प्लांट था। डोलिकोस लवलब, ये एक टाइप का लेग्यूम प्लांट है, फेबेसी फैमिली का प्लांट है। और पाइसम सटाइवम, जो पाइसम सटाइवम है, ये गार्डन पी है। पाइसम सटाइवम गार्डन पी है, ये फेबेसी फैमिली का प्लांट है, फेबेसी या लेग्यूमिनेसी फैमिली का प्लांट है। ये इनका मेन एक्सपेरिमेंटल प्लांट था। जो पाइसम सटाइवम है, इनका मेन एक्सपेरिमेंटल प्लांट था, जिसके ऊपर इन्होंने फोकस किया था। फैमिली लेग्यूमिनेसी या फेबेसी फैमिली का ये प्लांट है। इसमें 2n = 14 क्रोमोसोम्स आपको इस प्लांट में मिलेंगे। ये इनका मेन एक्सपेरिमेंटल प्लांट था। कई सारे प्लांट लिए, लेकिन बाद में अपना जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने पाइसम सटाइवम प्लांट के ऊपर फोकस किया। तो हम और भी आगे बात करने वाले हैं। मेंडल साहब, आपने जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, इमेस्कुलेशन पढ़ा होगा कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो मेल पार्ट होता है, एंथर होता है, उसको हम सीजर से कट करके हटा देते हैं। तो यही प्रोसेस होता है इमेस्कुलेशन। तो सबसे पहले इमेस्कुलेशन, बैगिंग, ये जो टेक्निक है, ये मेंडल साहब ने ही इसको डेवलप किया था। यही वजह है मेंडल को प्लांट सर्जन भी बोला जाता है। प्लांट सर्जन, हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। इमेस्कुलेशन टेक्निक, फर्स्टली डेवलप्ड बाय मेंडल। मेंडल साहब ने सबसे पहले इमेस्कुलेशन टेक्निक डेवलप किया था। सो ऑल्सो known as प्लांट सर्जन। मेंडल साहब को हम प्लांट सर्जन के भी नाम से जानते हैं। इनको प्लांट सर्जन भी बोला जाता था, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इमेस्कुलेशन टेक्निक डेवलप किया था। इमेस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक मेंडल साहब ने ही सबसे पहले डेवलप किया था, इसलिए इनको प्लांट सर्जन भी बोला जाता है। इनिशियली अगर हम बात करें ना, तो मेंडल साहब ने सबसे पहले, आप देखोगे, 34 कैरेक्टर्स लिया। 34 कैरेक्टर्स लिया पी प्लांट में। उसके बाद फिर इन्होंने इसको कम किया, क्योंकि 34 तो बहुत ज़्यादा था, 34 को कम किया, 22 कैरेक्टर्स लिया। और उसके बाद फिर इसको और भी कम किया,
तो 7 कैरेक्टर्स फाइनली इन्होंने 7 कैरेक्टर्स सेलेक्टेड, पी प्लांट में 7 कैरेक्टर्स सेलेक्ट किया ऑन इन पी प्लांट्स में 7 कैरेक्टर लिया फॉर द स्टडी करने के लिए 7 कैरेक्टर इन्होंने फाइनली सेलेक्ट किया, क्योंकि इनिशियली बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स थे तो बाद में उसको रिड्यूस किया ताकि ज़्यादा फोकस हो सके। तो ये जनाब जो चर्च का जो कैंपस था ना, उस बहुत बड़ा कैंपस था, तो वहीं पे इनका गार्डन भी था। तो उसी गार्डन में क्या किए कि पी प्लांट को ग्रो करा दिए और उन्हीं के ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट करते गए। तो he performed experiments on pea plants for continuous 7 years. By selecting 14 true breeding also known as pure lines varieties। लास्ट टाइम पे पहले क्लास में जैसे हम लोग बात किए थे ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया गया था, तो वही यहाँ पे हम बता रहे हैं कि मेंडल सेलेक्टेड 7 कैरेक्टर्स फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो एक कैरेक्टर को लेकर ना 1 साल तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो 7 ईयर्स एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स फॉर कंटिन्यूस 7 ईयर्स बाई सेलेक्टिंग 14 ट्रू ब्रीडिंग वैराइटीज़। ट्रू ब्रीडिंग को हम प्योर लाइन्स भी बोलते हैं। तो ये जो 7 ईयर्स था ये इम्पॉर्टेंट है, नीट में पहले भी आ चुका है। ये 1856 टू 1863 ये 7 ईयर्स इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया फॉर 7 ईयर्स। तो 7 ईयर्स 7 कैरेक्टर 7 कैरेक्टर का स्टडी किया था। और जब 1863 में एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंप्लीट किया तो ही पब्लिश्ड, इन्होंने पब्लिश कराया। ही पब्लिश्ड हिज पेपर इन जर्नल। एक जर्नल उस टाइम पे प्रकाशित होता था, पब्लिश होता था, आता था, बहुत ही फेमस था, जिसका नाम था ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इन 1865। तो एक्सपेरिमेंट जब इनका 63 में ख़त्म हुआ तो इन्होंने क्या किया, अपने एक पेपर पब्लिश कराया एक जर्नल में जिसका नाम था ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन 1865। और उस पेपर का जो टाइटल था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन
एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो पी प्लांट के ऊपर जो इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसी का वही पेपर एक पब्लिश करा इस जर्नल के ऊपर, तो इन 1865। तो एक्चुअल में था क्या, 65 में इन्होंने पेपर को पब्लिश कराया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। 1865 में इन्होंने पेपर पब्लिश कराया, लेकिन इनका जो कंसेप्ट है वो लोगों तक पहुँच ही नहीं पाया। इनका जो एक्सपेरिमेंट था, इनका जो कंसेप्ट था, वो लोगों तक पहुँच ही नहीं पाया। इनको कोई क्रेडिट नहीं मिला, इनको कोई नाम नहीं मिला। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उसको कोई फेम नहीं मिला, कोई सिग्निफिकेंस इनके एक्सपेरिमेंट का उस टाइम पे था ही नहीं, क्योंकि लोगों तक इनकी बात पहुंची ही नहीं। तो आगे हम और भी बात करने वाले हैं। मेंडल का जो डेथ है वो 1884 में हुआ। 1884 में मेंडल का डेथ हो गया था ड्यू टू किडनी डिजीज। मतलब इनके किडनी में डिजीज हो गया, कोई किडनी डैमेज हो गया था, तो उसकी वजह से मेंडल साहब की डेथ हो गई, किडनी फेलियर होने की वजह से, किडनी में डिजीज होने की वजह से। तो आप ये देखना, मेंडल साहब ने 65 में अपना एक्सपेरिमेंट पब्लिश करा, उनका डेथ भी हो गया 1884 में, लेकिन इनके कंसेप्ट के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। इन्होंने क्या काम किया वो लोगों को पता ही नहीं चला। तो आपको हम ये बताने वाले हैं, बट ही डिडंट गेट एनी क्रेडिट और पॉपुलैरिटी। इनको कोई भी क्रेडिट या पॉपुलैरिटी नहीं मिला अपने काम के लिए। तो हम आपको बताने वाले हैं क्या वजह था, मतलब क्यों इनको अपने काम के लिए कोई क्रेडिट नहीं मिला, कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिला। वो सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स थे जो हम आपको बताने वाले हैं। तो क्या वजह था, क्या रीजंस था कि ही डिड नॉट गेट एनी क्रेडिट या पॉपुलैरिटी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहला, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबसे पहले एक एक करके हम बात करने वाले हैं कि उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन था उस टाइम पे बहुत इजी नहीं था, आसान नहीं था। अब जितना आसान है कि आप कोई भी काम होता है तो मीडिया वाले पहले ही, काम होने के पहले मीडिया वाले पहले ही वहाँ पे गैदरिंग कर लेते हैं। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उस पर मतलब इतना ज़्यादा प्रिंट मीडिया है, उसके अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कोई चीज़ होता है बहुत तेज़ी से फैल जाता है। अब उस टाइम पे लेकिन ऐसा नहीं था। तो सबसे पहला रीज़न यही था, कम्युनिकेशन was not easy as it is now। जैसा कि अब जितना आसान है ना, उस टाइम पे इन दोज डेज उन दिनों ना कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं था। यही वजह है कि हिज कंसेप्ट्स could not be widely publicized। इनका जो कंसेप्ट है ना वो बहुत दूर दूर तक लोगों तक नहीं पहुंच पाया, वाइडली पब्लिसाइज्ड नहीं हो पाया, वाइडली पब्लिसाइज्ड नहीं हो पाया, पब्लिक तक, लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया। दिक्कत तो यही था, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि कम्युनिकेशन बहुत आसान नहीं था उस टाइम पे। और दूसरी बात हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि ये जो मेंडल साहब थे ना, मेंडल साहब को स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही ज़बरदस्त ज्ञान था, मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा नॉलेज था। तो ये जनाब
इसी बायो में ही बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, बायोलॉजिकल कंसेप्ट में मैथमेटिक्स एंट्री करा दी है ये। तो अपने कंसेप्ट में ये मैथ का बहुत ज़्यादा यूज करते थे। तो दिक्कत तो यही था कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में ये मैथमेटिक्स का यूज बहुत ज़्यादा किए थे। ये लोगों को सही नहीं लगा, एक्सेप्टेबल नहीं था। उस टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट थे ना, उनको ये बात सही नहीं लगा। तो इन्होंने उसको, साइंटिस्ट लोग भी उस टाइम के जो थे, इनके प्रोसेसेस को इग्नोर कर दिया, इनके एक्सपेरिमेंट्स को इग्नोर कर दिया, इनका जो कंसेप्ट था उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैथ का यूज करते थे, स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज करते थे। हम सेकेंड पॉइंट यहाँ पे नोट कर देते हैं, यूज ऑफ मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन biological processes was totally new, बिल्कुल नया था। क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा टोटली ओल्ड, नहीं, ये बिल्कुल नया चीज़ था कि बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का यूज नहीं, बिल्कुल नया था। एंड unacceptable for the टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल फॉर द बायोलॉजिस्ट्स ऑफ दोज टाइम पीरियड। उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे ना, उनके लिए बिल्कुल ये नया था और अनएक्सेप्टेबल था। उन्होंने इसको माना नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया कि ये ऐसा नहीं चलेगा। और तीसरा एक रीज़न हम आपको ये बताने वाले हैं कि जैसे आपको पता है कि मेंडल साहब फैक्टर्स के बारे में बात करते थे, एलियंस के बारे में बात करते थे, जीन के बारे में बात करते थे। मेंडल साहब फैक्टर के बारे में बात करते थे। फैक्टर होता है, मेंडल साहब ने बोला कि जो फैक्टर होता है वो कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो फैक्टर है वो कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, बात तो ठीक है। लेकिन दिक्कत यही था कि फैक्टर एग्जिस्ट करता है नहीं करता, इसका मेंडल साहब कोई प्रूफ नहीं दे पाए, कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए, कोई रिटन प्रूफ नहीं दे पाए कि फैक्टर एग्जिस्ट करता है। हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, मेंडल वॉज अनेबल टू प्रोवाइड any physical proof. Mendel was unable to provide any physical proof for the existence of factors. तो फैक्टर एग्जिस्ट करता है, इसका कोई फिजिकल प्रूफ मेंडल साहब नहीं दे पाए थे। और यहाँ पे फोर्थ और लास्ट पॉइंट आपको हम बताने वाले हैं कि एक रीज़न और भी क्या था जिसकी वजह से इनको इतना टाइम तक इनके कंसेप्ट को इग्नोर किया गया, लोगों तक नहीं पहुँचा, माना नहीं गया, क्रेडिट नहीं मिला। एक पॉइंट इसका हम आपको और बता देते हैं, एक रीज़न आपको हम और बता देते हैं, वैलिड रीज़न।
तो ये फोर्थ पॉइंट आपको नोट करना है, यहाँ पे समझना है, इम्पॉर्टेंट है। हिज कंसेप्ट्स, मेंडल साहब ने फैक्टर का कंसेप्ट दिया था, आपने पढ़ा हुआ था। हिज कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स या जीन्स दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो मेंडल साहब ने बोला था कि फैक्टर जो होता है ये डिस्क्रीट यूनिट होता है। फैक्टर डिस्क्रीट यूनिट या डिस्क्रीट या डिस्टिंक्ट यूनिट होता है जो कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। तो हिज कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स एज अ डिस्क्रीट यूनिट्स दैट control the expression of characters, and concept of paired factors that do not show any blending या mixing was not accepted by contemporary scientists। इसका मतलब यही है ना कि मेंडल साहब ने फैक्टर वाला कंसेप्ट दिया था कि फैक्टर या जीन जो होता है वो कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। लास्ट टाइम पे हमने बताया भी था, जो कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। और दूसरी बात, कंसेप्ट ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, जैसे आपने पढ़ा था कि एलील पेयर में होता है। जैसे पेरेंट में हम दिखाते हैं तो 2 एलील दिखाते हैं ना, एलील पेयर में होता है। तो मेंडल साहब का ये कंसेप्ट कि फैक्टर पेयर में होता है और जो जीन या फैक्टर है वो कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है और एलील्स का आपस में ब्लेंडिंग नहीं होता, ब्लेंडिंग या मिक्सिंग नहीं होता। ये जो कंटेम्प्रेरी उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे, समकालीन बोलते हैं इसको, सेम टाइम पीरियड के जो साइंटिस्ट थे, उनको ये बात सही नहीं लगा, उसको एक्सेप्ट किए ही नहीं। तो ये भी एक मेन रीज़न था मेंडल साहब को इतना क्रेडिट ना मिलने का। और एक दिक्कत यहाँ पे ये भी था, एक बात यहाँ पे ये भी था कि इन 1859 में एक बुक आया, बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये डार्विन साहब की बुक है, डार्विन साहब की बुक थी। और डार्विन साहब एक बहुत ही फेमस इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। ये फिलॉसफर भी थे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट भी थे। और उस टाइम पे इनका बहुत ही ज़बरदस्त क्रेज़ था लोगों में, लोग इन्हीं की ही बात मानते थे। ये जो बोल देते थे वो सही था, मतलब वो लोग सही मानते थे, इनका इतना ज़्यादा उस टाइम पे क्रेज़ था। तो लोग इनको फॉलो बहुत ज़्यादा करते थे, इनके फॉलोअर्स बहुत थे। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का उस टाइम पे ना बिल्कुल डोमिनेंस था, हम बोल दें। और यही टाइम पीरियड मेंडल साहब का भी था, यही सेम टाइम पीरियड मेंडल साहब का भी था। तो उस टाइम पे इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था। और ये लोग मेंडेलियन कंसेप्ट में, जो मेंडल का कंसेप्ट था, उस पर विश्वास करते ही नहीं थे, उस पर फैथ था ही नहीं, उसको झूठ मानते थे, इतना ज़्यादा उसको सही नहीं मानते थे। तो मेंडल साहब इन्हीं के ही चक्कर में आ गए, मतलब सेम टाइम पीरियड था और इनका डोमिनेंस ज़्यादा था, तो इनके कंसेप्ट की तरफ किसी का ध्यान गया ही नहीं। तो प्रॉब्लम तो एक ये भी था, तो इनका जो कंसेप्ट था ना उसको लोगों ने इग्नोर कर दिया। जो कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट थे इनके कंसेप्ट की तरफ किसी का ध्यान गया ही नहीं, क्योंकि वो तो सारे के सारे तो डार्विन को फॉलो करते थे। एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी था। और मेंडल साहब ने बोला कि एलील्स का ब्लेंडिंग नहीं होता है। ब्लेंडिंग का मतलब ये है, जैसे टॉल प्लांट है, ये टॉल प्लांट है और ये ड्वार्फ प्लांट है, टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट है। अगर हम इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो टॉल ही बनेगा। F1 हाइब्रिड में कैपिटल T स्मॉल t क्या होगा, टॉल ही होगा। लेकिन अगर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होता तो टॉल ना बनता, टॉल ड्वार्फ दोनों से ना मीडियम हाइट का बन जाता, उसको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। और ऐसा नहीं होता है। ब्लेंडिंग के बारे में मेंडल साहब कुछ नहीं बोले। मेंडल साहब बोल रहे थे कि ब्लेंडिंग, एलील्स का ब्लेंडिंग नहीं होता है। कैपिटल T स्मॉल t, ऐसा नहीं कि टॉल ड्वार्फ दोनों होके वो इंटरमीडिएट हाइट का हो जाएगा। मेंडल साहब ये नहीं बोलते थे, इनको कुछ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं था, वो तो कंसेप्ट बाद में आया था। तो ये चीज़ था।
अब आगे हम बात करते हैं कि जो मेंडेलियन कंसेप्ट है, जो इतने टाइम तक डार्क पीरियड में रहा, इतने टाइम तक जो डार्क पीरियड में रहा, आप ये सोचिए कि 1884 में मेंडल साहब का डेथ हुआ, 1865 में उन्होंने पब्लिश कराया था, 84 में डेथ हुआ, और 1900 में मेंडेलियन कंसेप्ट का रीडिस्कवरी हुआ। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलिज्म। जो मेंडेलियन कंसेप्ट्स है उसका रीडिस्कवरी हुआ इन 1900 सन 1900 में हुआ, 1900 में हुआ। इट मीन्स आफ्टर 16 years ऑफ हिज डेथ, अपने डेथ के 16 years बाद इनके कंसेप्ट का रीडिस्कवरी हुआ। जो एक अंधेरे में खो गया था, गुमनामी में खो गया था, उसका रिवाइवल हुआ, उसका पुनर्जन्म हुआ, रीडिस्कवरी हुआ मेंडेलियन कंसेप्ट का। तो और ये जो रीडिस्कवरी था डन बाय फ्री साइंटिस्ट्स who worked independently। जो मेंडेलियन कंसेप्ट था इसका जो रीडिस्कवरी हुआ, 3 साइंटिस्ट ने मिलके किया था, और इन तीनों ने अलग अलग काम किया। ये नहीं कि सारे एक ही साथ में एक ग्रुप में काम कर रहे थे ना, तीनों ने अलग अलग काम किया। तो तीनों का नाम हम बता देते हैं। तो आप सोचो रीडिस्कवरी कब हुआ? रीडिस्कवरी एक्सपेरिमेंट को पब्लिश कराने के 35 ईयर्स लेटर, 65 में पब्लिश हुआ था, 1865 में, 1900 में रीडिस्कवरी हुआ है। तो आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ पब्लिशमेंट एंड 16 ईयर्स ऑफ हिज डेथ रीडिस्कवरी हुआ है। 3 साइंटिस्ट कौन कौन थे, हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं उनका। आपने नाम सुना भी होगा पहले कभी। कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिब्रीज, एरिक वॉन सेरमार्क। 3 साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडेलियन कंसेप्ट का रीडिस्कवरी किया था। तो हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हमको यहाँ पे देखना है, थोड़ा थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ये जनाब जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये हॉलैंड के रहने वाले थे, और ये साहब ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। तो कार्ल कोरेंस के बारे में अगर हम बात करें ना, तो ये मेंडलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। जो मेंडल साहब का जो रिजल्ट्स था उसको मेंडलिज्म में कन्वर्ट किया। मेंडेलियन जो रिजल्ट था मेंडल साहब का, उनका जो काम था ना, उसको इन्होंने मेंडलिज्म में कन्वर्ट किया। और ये जो ह्यूगो डिब्रीज साहब थे, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वर्क किया, एक्सपेरिमेंट ऑन इवनिंग प्रिमरोज प्लांट। इसी को हम इनोथेरा लैमार्कियाना, इनोथेरा
इसी प्लांट को इनोथेरा लैमार्कियाना भी बोला जाता है। आपने पढ़ा होगा इनोथेरा टाइप, पॉलीगोनम टाइप, याद है ना, मोनोस्पोरिक में आपने पढ़ा होगा उधर, टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक में। तो इनोथेरा लैमार्कियाना प्लांट में, इवनिंग प्रिमरोज प्लांट के ऊपर इन्होंने काम किया था। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ऑन मेज प्लांट, मेज प्लांट, मक्के के प्लांट के ऊपर इन्होंने, प्लांट्स के बारे में उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर काम किया था। ही ऑल्सो गेव म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी इन्होंने दिया था, म्यूटेशन थ्योरी दिया था इसी प्लांट के ऊपर, इसी प्लांट के ऊपर इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी भी दिया था। और थोड़ा सा हम इनके बारे में बात कर लेते हैं, जनाब के बारे में। ये जो सरमैक साहब थे, अच्छा एक चीज़ और भी है, ये जो ह्यूगो डी वरीज साहब है ना, इन्होंने 1901 में एक मैगजीन था फ्लोरा, एक मैगजीन था फ्लोरा। इस मैगजीन में, फ्लोरा में, इन्होंने ही पब्लिश्ड मेंडल्स पेपर, मेंडल का इनको रिसर्च पेपर मिल गया और उसी रिसर्च पेपर को इन्होंने फ्लोरा मैगजीन में पब्लिश करवाया। याद रखना, ही पब्लिश्ड मेंडल्स पेपर इन मैगजीन फ्लोरा इन 1901। 1901 में फ्लोरा में मेंडल का जो पेपर था उसको पब्लिश करवाया था 1901 में। बाकी ये जो सरमैक साहब थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरियस फ्लावरिंग प्लांट्स, ये कई सारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरियस एंजियोस्पर्म प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अलग अलग, ये सब अलग अलग प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट अपना किए थे। तो इन तीनों ने मिल के मेंडेलियन जो कंसेप्ट था उसका रीडिस्कवरी किया। तो आपको ये सारा नोट कर लेना है। यहाँ पे जैसे अब हम बात करने वाले हैं कि मेंडल साहब ने पी प्लांट क्यों लिया, आखिर मतलब पी प्लांट में क्या खासियत थी, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था जो मेंडल साहब ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो हम आगे वही बताने वाले हैं, इसी के बारे में बात करेंगे कि मेंडल साहब ने आखिर पी प्लांट पे ही अपना सारा फोकस क्यों रखा, क्या वजह था, क्या खासियत थी पी प्लांट में। तो वही हम बात करने वाले हैं। एक तो आपको ये देखना है कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको हम बताने वाले हैं, 3-4 पॉइंट्स है। आपको ये भी पहले सुन लीजिए, आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपको नोट डाउन कर लेना है। एक तो बेटा यहाँ पे ये है कि जो पी प्लांट है, पी प्लांट ये एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट आपने पढ़ा है, एनुअल, बायएनियल, पेरेनियल, आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये सब पढ़ा हुआ था। एनुअल प्लांट है, इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है। एनुअल प्लांट का मतलब ये है कि इसका एक ही ग्रोइंग पीरियड होता है, एक ही ग्रोइंग पीरियड में ये जर्मिनेट भी करता है, सेनेसेंस भी हो जाता है, डाई भी कर जाता है। तो ये एनुअल प्लांट है, सिर्फ एक ही ग्रोइंग सीजन है इसका। शॉर्ट लाइफ स्पैन,
1 सीजन, ये अपना जो लाइफ स्पैन है एक ही सीजन में कंप्लीट कर लेता है, ये खास बात है इसका। एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। आप देखो ना, एक पॉड में मटर के कई सारे सीड्स होते हैं, तो प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, तो बहुत ज़्यादा सीड प्रोड्यूस होता है। सेकंड पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है, आपको ये देखना है कि ये जो पी प्लांट होता है ये ट्रू ब्रीडिंग है, प्योर लाइन है, ट्रू ब्रीडिंग, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो फ्लावर है ना, फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे इसमें, उसमें मेल और फीमेल दोनों होगा, स्टेमेन और पिस्टल दोनों होगा, बाइसेक्सुअल है, और उसमें ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है। लेकिन यही तो खास बात है, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, लेकिन इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी आप बड़े आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप चाहो कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन आप करा लो, क्रॉस पॉलिनेशन करा लो, तो आप बड़े आसानी से करा सकते हो बाई इमेस्कुलेशन। क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन experiment can be easily performed by emasculation एंड बैगिंग से इसमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बड़े आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है। ये भी इसका एक बड़ा अच्छा रीज़न था। और एक रीज़न आप इसको ये भी मान सकते हो कि इसको कल्टीवेट करना, ग्रो कराना बड़ा इजी है, बहुत आसान है, इजीली ये ग्रो कर जाता है। तो एक रीज़न ये भी था। और एक चीज़ आपको ये भी देखना है कि जो पी प्लांट है, पी प्लांट, इसमें प्रेजेंस ऑफ मेनी कंट्रास्टिंग या अल्टरनेटिव ट्रेट्स। एक रीजन ये भी था कि जो पी प्लांट होता है ना, प्रेजेंस ऑफ मैनी कंट्रास्टिंग में अपोजिट या अल्टरनेटिव ट्रेट्स मौजूद थे इसमें, जो बड़े आसानी से डिटेक्ट किए जा सकते थे, इजीली डिटेक्टेबल अल्टरनेटिव ट्रेट्स या कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, जिसको आप बड़े आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो। अल्टरनेटिव का मतलब ये हो गया ना, जैसे आप देखोगे कि प्लांट टॉल भी था, ड्वार्फ भी था, प्लांट टॉल भी था, ड्वार्फ भी था, दोनों आपको दिख रहा है, टॉल भी है, ड्वार्फ भी है। फ्लावर का कलर वायलेट भी था और वाइट भी था। तो आप देखो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि अच्छा ये कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है, ये था। और इसी कंट्रास्टिंग ट्रेट को लेके ही तो क्रॉस कराना था, वही तो किया जा रहा था इसमें। तो ये सब रीज़न है कि इसको क्यों सेलेक्ट किया गया था। बाकी आगे हम और भी बात करते हैं, या आपको नोट कर लेना है कि करके सारी चीज़ें।
बाकी आपको ये पता है कि मेंडल साहब ने 7 कैरेक्टर का स्टडी किया था। मेंडल सेलेक्टेड 7 कैरेक्टर्स, और आपको पता है कि 7 कैरेक्टर का मतलब ये हो गया टोटल 14 ट्रेड्स हो गए। इसका मतलब कल हमने बताया था आपको कि एक कैरेक्टर में 2 ट्रेड होता है, तो यहाँ पे 7 कैरेक्टर से 7 कैरेक्टर का मतलब 14 ट्रेड्स हो गया, और 14 ट्रेड में 7 ट्रेड्स डोमिनेंट होगा और 7 रिसेसिव होगा, क्योंकि आपने पढ़ा था एक कैरेक्टर में 2 ट्रेड होता है और दोनों ट्रेड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कंट्रास्ट होते हैं, तो 7 ट्रेड्स। इसका मतलब यही है कि इसमें 7 डोमिनेंट होगा और 7 रिसेसिव होगा। तो 14 ट्रेड का मतलब ये हो गया, इन्होंने टोटल यहाँ पे 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिया। अभी हम पीछे भी बात कर चुके थे, तो 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिया। तो एक एक करके हम सबके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर थे सबके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पे हमने लिख दिया कैरेक्टर, यहाँ पे हमने लिख दिया ट्रेड्स। और ट्रेड में आपको पता है कि डोमिनेंट भी होगा और रिसेसिव भी होगा। डोमिनेंट का मतलब वाइल्ड टाइप और रिसेसिव का मतलब म्यूटेंट। तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर सबसे पहले आप कैसे भी ले लो, 7 कैरेक्टर आपको लेना है, यहाँ पे आपको याद रखना। ये 7 कैरेक्टर्स हमने यहाँ पे लिख दिया। 7 कैरेक्टर्स: सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन और स्टेम हाइट या प्लांट हाइट। यहाँ पे टोटल हमने 7 कैरेक्टर्स लिख दिया है। और आपने पढ़ा था 7 कैरेक्टर है तो जीन कितना रहा होगा, 7 जीन रहा होगा। और 7 कैरेक्टर है तो जाहिर से बताए ट्रेड कितने होंगे, 14 होंगे। 14 में 7 डोमिनेंट होगा और 7 रिसेसिव होगा। तो वही हम एक एक करके सबके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा ना ऊपर लिख देते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव। अब आप यहाँ पे देखें, सीड शेप, मटर में आप देखोगे, पी प्लांट में आप देखोगे, गार्डन पी में आप देखोगे, पी में सीड शेप। डोमिनेंट आपको मिल जाएगा राउंड, रिसेसिव आपको मिल जाएगा रिंकल्ड
सीड कलर में आप देखोगे डोमिनेंट आपको मिल जाएगा, येलो कलर डोमिनेंट मिल जाएगा और ग्रीन कलर आपको रिसेसिव मिल जाएगा। पॉड शेप में आप देखोगे इन्फ्लेटेड या फुल भी इसको हम बोलते हैं, और रिसेसिव में आपको मिलेगा कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव होता है। पॉड कलर में डोमिनेंट आपको मिल जाएगा ग्रीन और रिसेसिव आपको येलो कलर मिल जाएगा। फ्लावर कलर में आपको डोमिनेंट मिलेगा वॉयलेट और रिसेसिव आपको मिल जाएगा वाइट। फ्लावर पोजीशन में आपको डोमिनेंट मिल जाएगा एक्सियल एंड रिसेसिव में आपको मिलेगा टर्मिनल। स्टेम हाइट में आपको डोमिनेंट मिलेगा टॉल और रिसेसिव आपको मिल जाएगा ड्वार्फ प्लांट। ये तो 7 कैरेक्टर्स एंड 14 ट्रेट्स, 7 ट्रेट्स डोमिनेंट एंड 7 ट्रेट रिसेसिव। इसका मतलब ये जो ट्रेट्स है ना, ये कंट्रास्ट होता है। कंट्रास्ट मतलब एक अगर जिस कैरेक्टर का एक ट्रेट डोमिनेंट होगा तो दूसरा फिर रिसेसिव होगा। वही हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक एक करके। तो एक चीज़ याद रखना आप लोग, एक कैरेक्टर में कितने ट्रेट है? 2 ट्रेट है। और हमने लास्ट क्लास में कल बात किया था एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय जीन, और एक जीन के कितने एलील होते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल? 2 एलील, एक एलील डोमिनेंट एक एलील रिसेसिव। तो एक कैरेक्टर में 2 ट्रेट और कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है जीन, और एक कैरेक्टर में कितने ट्रेट? 2। तो जाहिर सी बात है इसका मतलब यही है कि जीन कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है और जो एलील है वो ट्रेट के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम सिंबल कैसे लगे हम आपको बता दें। जो सिंबल है मतलब राउंड को कैसे दिखाएंगे, रिंकल को कैसे दिखाएंगे, किसको हम कैसे शो करेंगे दिखाएंगे, उसमें आपको ये याद रखना है जो डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट का जो सबसे पहला वर्ड होगा, शब्द होगा, वही हम एज अ सिंबल ले लेंगे। याद रखना, जो डोमिनेंट है उसका जो सबसे पहला वर्ड है, सबसे पहला शब्द है, वही हम सिंबल ले लेंगे। अगर कैपिटल लेटर में लिख दिए हम तो वो डोमिनेंट है, स्मॉल लेटर में हम लिख दिए तो रिसेसिव है। तो आप अपने आप बना लो, अपने आप देख लो। राउंड के लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल आर, इसके लिए स्मॉल आर, ऐसे आप बना लो। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इन्फ्लेटेड है, फुल है, इसको आप कैपिटल आई से दिखा दो, इसको स्मॉल आई से दिखा दो, या आप इसको कैपिटल एफ से भी दिखा देते, आपकी मर्जी, दिखा सकते थे आप। ग्रीन है तो आप इसको कैपिटल जी से दिखा दीजिए, इसको स्मॉल जी से दिखा दीजिए। कैपिटल वी, स्मॉल वी से दिखा सकते हैं आप इसको, स्मॉल वी। कैपिटल ए, स्मॉल ए से दिखा सकते हैं। कैपिटल टी से दिखा सकते हैं, इसको स्मॉल टी से दिखा सकते हैं। तो ज़रा हम एक एक करके इन सब के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या है इसका मतलब। जैसे आप देखिए 7 कैरेक्टर का स्टडी इन्होंने किया। अब सबसे पहले सीड के आकार की बात, सीड शेप की बात यहाँ पे हो रही है। तो मटर में आपने देखा होगा एक तो गोलाकार सीड होता है, राउंड सीड होता है, और एक देखा होगा कि वो झुर्रीदार होता है, उस पर मतलब रिंकल्स पड़े होते हैं ना, झुर्रीदार होता है। तो राउंड वाला डोमिनेंट है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है पॉपुलेशन में, और इसी से रिसेसिव इवॉल्व म्यूटेशन के थ्रू रिंकल्ड। ऐसे सीड कलर में येलो कलर डोमिनेंट है, याद रखना, येलो कलर डोमिनेंट है और ग्रीन कलर रिसेसिव है। पॉड शेप, जो मटर आप खरीदते हो, जाते हो खरीदने आप, ग्रीन मटर खरीदते हो जब, तो आप उसमें देखो जो पॉड का आकार होता है, जो फूला हुआ होता है, आप वही खरीदते हो, पिचका वाला आप नहीं खरीदना पसंद करते हो। तो जो फूला हुआ होता है ना, फुल, उसको इन्फ्लेटेड भी बोलते हैं, वो डोमिनेंट है। और जो पिचका वाला होता है, कंस्ट्रिक्टेड होता है, कंस्ट्रिक्टेड, CONS, कंस्ट्रिक्टेड, वो रिसेसिव होता है। पॉड कलर में ग्रीन कलर डोमिनेंट है और येलो कलर रिसेसिव है। एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है
सीड कलर, पॉड कलर, इन दोनों में डोमिनेंट और रिसेसिव अपोजिट है, उल्टा है। सीड कलर में येलो डोमिनेंट है, पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है। सीड कलर में ग्रीन रिसेसिव है और पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है। यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे जो डोमिनेंट है सीड कलर में, पॉड कलर में वही रिसेसिव है, याद रखना है, उल्टा अपोजिट है। अपोजिट यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव का रिलेशनशिप है। फ्लावर कलर, पी प्लांट में अगर हम देखें फ्लावर का कलर, डोमिनेंट कलर आपको मिलेगा ज़्यादातर कॉमनली आपको मिलेगा वायलेट कलर, रिसेसिव आपको मिलेगा वाइट कलर। और फ्लावर पोजीशन अगर हम देखें, एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रिसेसिव है। एक्सियल टर्मिनल का क्या मतलब है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है, मार्फोलॉजी में भी पढ़ा था और आपने एनाटॉमी चैप्टर में भी पढ़ा था, एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड या लेटरल बर्ड आपने पढ़ा था। जैसे मान लीजिए फ्लावर है, ये फ्लावर है, एक्सिल है, ये एक्सिल। यहाँ पे अगर कोई फ्लावर है, यहाँ पे मान लीजिए कोई फ्लावर है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सियल पोजीशन इसका, ये एक्सियल है। और अगर मान लीजिए कहीं पे टिप पे फ्लावर ऐसे निकला हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनल। तो एक्सियल पोजीशन जिसका होता है वो डोमिनेंट है और टर्मिनल वाला जो होता है ये रिसेसिव होता है। बाकी स्टेम हाइट हम कल बात किए ही थे कि टॉल है, अगर प्लांट का हाइट ज़्यादा है तो वो टॉल होगा, डोमिनेंट होगा, और कम हाइट का है तो वो रिसेसिव होता है। तो ये हम बात कर रहे थे। अच्छा, अगर यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस बना दें, यहीं पे अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि हाउ मेनी ऑफ गिवन ट्रेट्स एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशंस, अगर हम इस टाइप का क्वेश्चंस बना दें, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन हमने बनाया तुरंत आप समझ गए, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर लेता हो, तुरंत आपको समझ में, अच्छा वो तो डोमिनेंट ही हो सकता है, रिसेसिव वाला तो नहीं हो सकता। हमने क्वेश्चन दिया कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशंस। हमने क्वेश्चन 4 ऑप्शन रख दिया, राउंड सीड शेप एंड ग्रीन पॉड कलर, ये हमने दे दिया। दूसरा ऑप्शन हमने दे दिया वायलेट फ्लावर कलर, ड्वार्फ स्टेम हाइट। तीसरा ऑप्शन हमने दे दिया येलो पॉड कलर एंड टर्मिनल फ्लावर पोजीशन। चौथा ऑप्शन हमने यहाँ पे दे दिया, ऐसे हमने ऑप्शंस बनाते गए, येलो सीड कलर, कंस्ट्रिक्टेड पॉड शेप। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस बन सकते हैं ना। तो आपको यहाँ पे क्या ढूंढना है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस बन जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है, क्वेश्चन था कि इनमें से कौन कौन से कॉम्बिनेशन में ऐसे ट्रेट्स हैं जो अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशंस में एक्सप्रेस कर सकता है। तो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसके जितने भी ट्रेट दिए हैं जिस ऑप्शन में वो सारे डोमिनेंट हैं, वो वाले आपको सेलेक्ट करना है। जिसमें एक भी रिसेसिव ना हो वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आप उस हिसाब से आप कर लोगे। फिर एक नाम हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, एस ब्लिक्स्ट। He developed karyotype of pea plant। इन्होंने पी प्लांट का कैरियोटाइप डेवलप किया। कैरियोटाइप का यहाँ पे मतलब ये हो गया ना, इन्होंने ये बताया कि जैसे मेंडल साहब ने 7 कैरेक्टर का स्टडी किया था और आपको पता है 7 कैरेक्टर है
तो जीन भी कितना रहा होगा, 7 रहा होगा। एलील कितना रहा होगा, 14 रहा होगा, 14 रहा होगा, बिकॉज मेंडेलियन कैरेक्टर्स वर मोनोजेनिक एंड डाई एलिलिक। अगर 7 कैरेक्टर है तो 7 जीन रहा होगा, क्योंकि मेंडल के अकॉर्डिंग कल ही हमने बताया था, पिछले क्लास में हमने बताया था कि वन जीन वन कैरेक्टर। मेंडेलियन कैरेक्टर्स वर मोनोजेनिक अकॉर्डिंग टू मेंडल, एक्सप्रेशन ऑफ ईच कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन हैविंग 2 एलील्स। अगर 7 जीन है तो 7 कैरेक्टर होगा, 7 कैरेक्टर के लिए 7 जीन होगा। तो मेंडेलियन कैरेक्टर्स वर मोनोजेनिक एंड डाई एलिलिक। तो एस ब्लिक्स्ट साहब इन्होंने कैरियोटाइप डेवलप किया। ही डेवलप्ड कैरियोटाइप ऑफ पी प्लांट। इन्होंने ही बताया कि जो मेंडेलियन कैरेक्टर्स थे, मेंडेलियन कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स थे, उनका क्रोमोसोमल लोकेशन क्या है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है, सेल डिवीजन, सेल साइकिल पढ़ा हुआ है, साइटोलॉजी पढ़ा हुआ है, तो उसमें आपने पढ़ा था कि क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम पे स्पेसिफिक लोकेशंस होते हैं, जिसको हम लोकस या लोकाई बोलते हैं, जहाँ पे जीन बैठा होता है। क्रोमोसोम पे जीन बैठा होता है। क्रोमोसोम वो स्ट्रक्चर है जिस पे जीन बैठा होता है, और जीन ही एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है कैरेक्टर के। तो जो 7 कैरेक्टर है, 7 कैरेक्टर के लिए जो 7 जीन है, वो जीन किस किस क्रोमोसोम पे बैठा हुआ है पी प्लांट में, ये एस ब्लिक्स्ट साहब ने बताया था। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ही डेवलप्ड कैरियोटाइप। कैरियोटाइप का मतलब यही है कि टोल्ड क्रोमोसोमल लोकेशंस ऑफ जीन्स फॉर 7 मेंडेलियन कैरेक्टर्स। 7 मेंडेलियन कैरेक्टर्स। मेंडल साहब ने जो 7 कैरेक्टर का स्टडी किया था, वो सातों जीन क्रोमोसोम पे कहाँ बैठे हुए हैं, ये एस ब्लिक्स्ट साहब ने बताया था। तो हम आपको दिखा देते हैं वो। ये आपको ध्यान देना है, ये हमने क्रोमोसोम दिखा दिया। तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, 1457 23 11। आपको याद रखना है 1457 23 11। इसका क्या मतलब हुआ, ये हमने लिखा है क्रोमोसोम नंबर, यहाँ पे हमने लिखा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। क्रोमोसोम नंबर 1 पे वो जो 7 कैरेक्टर था मेंडल साहब का, 7 में से कितने कैरेक्टर बैठे थे क्रोमोसोम नंबर 1 पे? 2 कैरेक्टर। क्रोमोसोम नंबर 4 वाला जो था, फोर्थ पे 3 कैरेक्टर के जीन बैठे थे। क्रोमोसोम नंबर 5 पे 1 कैरेक्टर का जीन, 7 पे भी 1 कैरेक्टर का जीन। तो टोटल कितना कैरेक्टर हो गया? 2 3 5 6 7 कैरेक्टर हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम
मैक्सिमम 7 कैरेक्टर में से किस क्रोमोसोम पे मैक्सिमम कैरेक्टर वाले जीन बैठे थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर 4। पी प्लांट में क्रोमोसोम नंबर 4 पे मेंडल साहब ने जितने भी कैरेक्टर लिए थे उसमें से 3 कैरेक्टर वाले जीन यहाँ पे बैठे थे। अब यहाँ पे बात उठता है कौन कौन सा कैरेक्टर का, ये तो हमने नंबरिंग बता दिया कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2 कैरेक्टर, 4 पे 3 कैरेक्टर, 5 और 7 पे 1 कैरेक्टर था। कौन कौन सा था ये भी हम आपको बता दें। क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2 कैरेक्टर था, कौन कौन सा, सीड कलर जीन और फ्लावर कलर जीन, जीन फॉर सीड कलर एंड जीन फॉर फ्लावर कलर, ये क्रोमोसोम नंबर 1 पे बैठा था, तो 2 कैरेक्टर हो गया। और जो क्रोमोसोम नंबर 5 है इस पे 1 कैरेक्टर का जीन था, यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉड कलर जीन। और 7 पे भी सिर्फ 1 ही कैरेक्टर का जीन था, सीड शेप जीन, जो सीड का आकार था, सीड का शेप था, उसके लिए जो जीन था ना क्रोमोसोम नंबर 7 पे बैठा था। तो कितने कैरेक्टर हो गए, 1 2 3 4, बचा कितना, 3 कैरेक्टर बचा हुआ है, वो आपको याद ही है, वो सब इसी पे बिठा दो। तो आप देख लो फिर क्या क्या हो गया, सीड कलर हो गया है, फ्लावर कलर हो गया है, पॉड कलर हो गया है, सीड शेप हो गया है। अब बचा है ये पॉड शेप बचा है, फ्लावर पोजीशन बचा, स्टेम हाइट बचा हुआ है। ये 3 हम देख लेते हैं, यहीं पे बिठा देंगे हम, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 3 पे बिठा देंगे। तो फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट, जीन फॉर स्टेम हाइट, और एक बचा हुआ है पॉड शेप जीन फॉर पॉड शेप। ये तो एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो स्टेम हाइट वाला जीन है, ये आपको दिख रहा है, स्टेम हाइट और पॉड शेप, ये दोनों जो जीन थे ना, ये बिल्कुल बगल बगल बैठे थे। इसको दूर दिखाना है, इसको बगल बगल दिखाना है। ये दोनों जीन्स, ये बोथ जीन्स क्लोजली लोकेटेड, बगल बगल में थे। ये लिंक्ड थे एक्चुअल में, ध्यान देना, ये लिंक्ड थे। इनमें था लिंकेज, आगे एक प्रोसेस आप पढ़ोगे लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, ये दोनों जीन, इन दोनों कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जो जीन थे बगल बगल थे, इनमें लिंकेज था, लिंक्ड था, ये लिंक्ड था। तो लिंकेज क्या होता है आगे हम आपको इसी में ही हम आगे बात करेंगे आपको आगे लेक्चर्स में। तो ये दोनों जीन लिंक्ड था, ये हम रिमूव कर देते हैं, इसलिए हमने आप ये बगल में रखा था ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। 7 जीन यहाँ पे हम दिखा दें आपको। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कि मेंडल साहब ने जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट्स के ऊपर, वो कैसे परफॉर्म किया था वही हम आपको दिखाने वाले हैं। इवन आपके पास एनसीईआरटी बुक है, तो उस एनसीईआरटी में आपने देखा है कि उसमें डायग्राम बना रखा है, उसको फ्लावर को सीजर से, कैंची से काटते हुए दिखाया गया है।
तो वही एक्सपेरिमेंट हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे परफॉर्म हुआ है। तो मेंडल साहब ने कैसे परफॉर्म किया था वही हम आपको यहाँ पे बताते हैं। Mendel's cross hybridization experiments on pea plant। तो उन्होंने कैसे पी प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, हम वही आपको बताने वाले हैं, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो पी प्लांट होता है नेचुरली अकरिंग सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट होता है, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट होता है। इसका फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले he took bisexual flower, एज यू नो नेचुरली अकरिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो इन्होंने सबसे पहले पेरेंट प्लांट ले लिया, जो पी प्लांट था ना, एक पी प्लांट ले लिया, पेरेंट प्लांट ले लिया और उसका फ्लावर ले लिया। फ्लावर जाहिर सी बात है बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। तो ही टुक बाइसेक्सुअल फ्लावर फ्रॉम पेरेंट प्लांट, जो पेरेंट प्लांट था उससे बाइसेक्सुअल फ्लावर ले लिया ही टुक। उसके बाद ध्यान देना, नेचुरली हमको यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना था। मेंडल साहब को नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना था, ये तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा रहे थे, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करा रहे थे। अपने चॉइस के हिसाब से, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग पॉलन ग्रेन आइसोलेट करके पिस्टिल के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो removal of anther from the flower, मतलब इमैस्कुलेशन कर दिया, एंथर को हटा दिया, मेल पार्ट जो था उसको हटा दिया। तो मिला क्या इनको? फीमेल पेरेंट मिल गया। इसका मतलब ये जो इन्होंने पेरेंट लिया, ये पेरेंट एज अ फीमेल इनको लेना था। तो मेल को हटा दिया तो बचा क्या? फीमेल पेरेंट। तो टेक बाइसेक्सुअल फ्लावर फ्रॉम पेरेंट प्लांट। तो ये जो पेरेंट प्लांट था ना, ये फीमेल इनको मिल गया। तो इनको मिल गया फीमेल पेरेंट। जब मेल हटा दिया ना, फीमेल पेरेंट सेलेक्टेड, ये फीमेल पेरेंट मिल गया। और आपको पता है कि जो फीमेल होगा, फीमेल फ्लावर में जो मेल फीमेल होते हैं, फीमेल क्या होगा यहाँ पे? फीमेल के पास पिस्टिल होगा, इसके पास पिस्टिल है। और पिस्टिल में आपने पढ़ा है कि पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये है। तो ये स्टिग्मा सरफेस है, ये स्टिग्मा सरफेस है ये। अब इन्होंने, तो इनको क्या मिल गया? एक इनको फीमेल पेरेंट मिल गया, क्योंकि मेल को तो हटा ही दिया। अब इन्होंने क्या किया? He took another plant, another pea plant। तो ये इनको मिल गया मेल पेरेंट, ये इनको मिल गया मेल पेरेंट। तो एक फीमेल पेरेंट ले लिया, एक मेल पेरेंट में ले लिया। अब इन्होंने क्या किया? इसमें जाहिर सी बात है मेल पेरेंट है, तो इसमें स्टमेन होगा
स्टेमेन होगा, और स्टेमेन में जो एंथर है ही आइसोलेटेड pollen grains फ्रॉम एंथर से इन्होंने pollen grains आइसोलेट कर लिया और उन pollen grains को स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर डस्टिंग कर दिया। डस्टिंग, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डस्टिंग ऑन स्टिग्मा सरफेस, डस्टिंग ऑन स्टिग्मा सरफेस के ऊपर डस्टिंग कर दिया। और ये जो प्रोसेस था ना, यही प्रोसेस था क्रॉस पॉलिनेशन। यही प्रोसेस है क्रॉस पॉलिनेशन, या आप इसको क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हो। क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी ऐसे परफॉर्म कराया जाता है। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन ही एक टाइप का है। तो डस्टिंग करा दिया स्टिग्मा सरफेस के ऊपर, इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो इन्होंने नेचुरली सेल्फिंग नहीं होने दिया, मेल को काट के हटा दिया। इनको अपने चॉइस के हिसाब से कोई अच्छे वैरायटी का प्लांट ले लिया, इन्होंने बहुत अच्छे किस्म का प्लांट ले लिया, उसका पॉलन ग्रेन उस स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर ट्रांसफ़र कराना चाहते थे। ये डस्टिंग करा दिया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। अब इसमें क्या करना है, जब आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा ही हुआ है, तो स्टिग्मा यहाँ पे आके लैंड किया, पॉलन ट्यूब निकलेगा, स्टाइल के थ्रू ये पास करेगा, और ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर जो पॉलन ट्यूब है वो एंट्री करेगा, आगे का पूरा प्रोसेस होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, ये सब आपने पढ़ा है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद आपने पढ़ा कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा, ये आपने पढ़ा है। तो बेटा ये ध्यान देना, ये जो सीड बनेगा ना, ये सीड होगा F1 जनरेशन। तो ये F1 जनरेशन के हाइब्रिड्स मिल गए, ये हाइब्रिड सीड्स है, F1 जनरेशन के सीड मिल गए। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना, अब आपको क्या करना है, ये जो हाइब्रिड सीड्स हैं, इनको मेंडल साहब ने क्या किया, फिर से फील्ड में ग्रो करा दिया, नेक्स्ट सीजन में फिर से फील्ड में क्या किया, ग्रो करा दिया। अब आप ये बताइए, सीड है, सीड जर्मिनेट करेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा, और उससे फिर से प्लांट, बड़ा सा प्लांट बन गया। अब उस पर फ्लावरिंग होगा, जाहिर सी बात है फ्लावरिंग होगा, और बेटा फ्लावर तो नेचुरली फिर से क्या होगा, बाइसेक्सुअल ही होगा। नेचुरली फिर से सीड से जो प्लांट बनेगा वो बाइसेक्सुअल ही होगा। अब उसको इमैस्कुलेशन नहीं किया, मेंडल साहब ने इमैस्कुलेशन नहीं किया, उसको सेल्फ पॉलिनेट होने दिया। उसी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ये जो F1 हाइब्रिड है, इसका करा दिया सेल्फ पॉलिनेशन, इसका सेल्फिंग करा दिया, सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। इसी का जो F1 हाइब्रिड प्लांट बना, उससे जो फ्लावर निकला, उसका सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। और सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद जाहिर सी बात है, सेल्फ पॉलिनेशन जब होगा, फिर से ये पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर यहाँ भी लैंड किया होगा, ऐसे डबल फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, सीड बना होगा। अब बेटा जो सीड बना वो सीड था F2 जनरेशन, F2 जनरेशन ऑब्टेन्ड। इससे जो जनरेशन मिला ना, उस जनरेशन को बोला गया F2 जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन। ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन था, और इससे जो मिला वो सेकेंड फिलियल जनरेशन था। अगर ऐसे ही F2 का सेल्फिंग करा दोगे तो आपको F3 जनरेशन मिल जाएगा, थर्ड जनरेशन मिल जाएगा। तो ये और ये दोनों पेरेंट थे, पेरेंट जनरेशन। ये F1 जनरेशन था, F1 के सेल्फिंग से F2 जनरेशन मिला। बाकी एक चीज़ आपको ये भी याद रखना था कि ये जो फ्लावर हमको लेना था ना, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर था,
और इसमें जो इमेस्कुलेशन वगैरह हमने किया है ना, इमेस्कुलेशन वगैरह जो हमने किया है ये अर्ली स्टेज में ही कर लेते हैं, मतलब उससे पहले कि मेल फीमेल मेच्योर हो, वो सेल्फ पॉलिनेट कर ले, तो फिर फ़ायदा क्या होगा फिर। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अर्ली स्टेज में ही इमेस्कुलेशन कर देते हैं कि दोनों अभी मेच्योर नहीं है, मेल फीमेल पिस्टिल और स्टमन मेच्योर नहीं है, तभी हम क्या करते हैं स्टमन को, पॉलन ग्रेन्स को मेच्योर होने के पहले, एंथर को मेच्योर होने के पहले ही हम उसका इमेस्कुलेशन कर देते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, इनफ है। बाकी इसके जस्ट आगे का हम नेक्स्ट 3rd लेक्चर में हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।